हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 11th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीनेचुरेशन के बारे में कि डीनेचुरेशन का फिनोमेना क्या होता है और इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको हम टीएम से डिनोट करते हैं, इसका रोल क्या होता है। सबसे पहली बात, डी नेचुरेशन, डी यानी कि अलग अलग होना, यानी कि जो स्ट्रैंड्स है हमारे वो अलग अलग होंगे डीनेचुरेशन की कंडीशन में। जितना ज़्यादा टीएम हाई होगा, जितना ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा, ग्रेटर द जीसी कंटेंट ऑफ द डीएनए, उतना ही जीसी कंटेंट ऑफ द डीएनए हाई होगा। और टीएम क्या होता है, हमारा टीएम होता है अ टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें 50% ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं टीएम। और जितना ज़्यादा हाई जीसी कंटेंट होगा उतना ही हमें मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया डीनेचुरेशन के बारे में। उसके बाद डीएनए हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ये क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट होता है वो मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो द फिनोमिना ऑफ यूवी अब्जॉर्बेंस इंक्रीजिंग एज डीएनए इज डीनेचुर। जैसे जैसे डीएनए डीनेचुर होता है वैसे ही उसका जो यूवी अब्जॉर्बेंस होता है वो भी बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और हाइपोक्रोमिक होगा इसका वाइस वर्सा। देन जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। मेल्टिंग होगी इसमें और स्ट्रैंड्स का सेपरेशन होगा। और ये यहाँ पे मैंने डबल एरो दिखाए हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है तब होता है रीनेचुरेशन, यानी कि अनिलिंग, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स का जुड़ना। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। देन इफेक्ट ऑफ हीट, अब हम हीट के इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि 80 रिच अगर बॉन्ड है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए मेल्टिंग टेम्परेचर कम लगेगा। एंड जी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जहाँ पे जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे सॉल्ट कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि सॉल्ट पे होता है निगेटिव चार्ज, तो वो रिड्यूसिंग रिपल्शन, यानी कि उसके आजू बाजू में पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होंगे तो वो रिपल्शन को रिड्यूस करेगा और मेकिंग इट हार्ड टू सेपरेट। तो देखो सॉल्ट पे होता है हमारा निगेटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव आयन आ जाएंगे तो उनको अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो मेकिंग इट हार्ड टू सेपरेट, तो उसके लिए लगेगा मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा। देन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि हाइड्रोफोबिसिटी जो है सॉल्वेंट की वो कैसे इफेक्ट करती है। सो सब्सटेंसेस दैट आर हाइड्रोफोबिक टेंड टू डिक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इंटरैक्ट विद द हाइड्रोफोबिक बेसिस एंड डिसरप्ट द सॉल्वेंट एनवायरमेंट, कि ये हाइड्रोफोबिक बेसिस के साथ इंटरैक्ट करेंगे और जो सॉल्वेंट का जो एनवायरमेंट होगा उनको डिसरप्ट करने का काम करेंगे। मेनली यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ऑफ बेस स्टैकिंग, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो बेस स्टैकिंग की जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी एंड दिस वीकन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को वीक कर देगा। इसकी वजह से टेम्परेचर हमें कम लगेगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर हाइड्रोफोबिक अगर सब्सटेंस है तो वो डीएनए मॉलिक्यूल को उसको मतलब सेपरेट आउट करने के लिए कम मेल्टिंग टेम्परेचर लगता है। Then the next one is the effect of pH and alkali. So pH around 4 result in the selective breakage of N-glycosidic bond between sugar and purine. जब भी pH 4 के अराउंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो N-glycosidic bond होता है हमारा शुगर एंड प्यूरिन के बीच में, उसके ब्रेकेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड अबव pH 11.3 all hydrogen bonds are disrupted and DNA is totally denatured। और 11.3 pH के
pH से ज़्यादा जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो सारे डिसरप्ट हो जाते हैं एंड डीएनए टोटली डीनेचर हो जाता है, यानी कि उसके जो स्ट्रैंड है वो टोटली सेपरेट हो जाते हैं। अगर हमें मेल्टिंग टेम्परेचर निकालना हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है A+T मल्टीप्लाई में 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +G+C मल्टीप्लाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो लेस देन 20 बेस पेयर का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके लिए मेनली ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है Tm = A+T मल्टीप्लाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड +G+C मल्टीप्लाई में 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चंस में दी होंगी और हमें सिर्फ Tm की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद अब हम देखेंगे रीनेचुरेशन के बारे में। रीनेचुरेशन यानी कि जो हमने डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनाया था डीनेचुरेशन में, उसको फिर से हमें डबल स्ट्रैंड में लेके आना है। तो सिंगल स्ट्रैंड टू डबल स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं हम रीनेचुरेशन। जहाँ पे रिपीट सीक्वेंस है दैट विल रीनेचुरल फास्टर। जहाँ पे भी रिपीटिंग सीक्वेंस हमें दिखेंगे वो रीनेचुरल फास्ट होगा, और जहाँ पे नॉन रिपीट होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, और जहाँ पे रिपीट दिखेंगे वो फटाफट से हो जाएगा तो वो सिंपल स्ट्रक्चर होगा। रीनेचुरेशन के लिए मेनली हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है कॉट कर्व। एंड ये मेनली जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पढ़ा जाता है, जिसमें इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे होगा C0T यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड वाई एक्सिस पे लेंगे हम जीनोम एसोसिएशन रीएसोसिएशन का परसेंटेज। तो ये बस याद रखना है कि रीनेचुरेशन के लिए कॉट कर्व की हम स्टडी करते हैं फॉर जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्स एक्सिस पे होता है C0T यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड वाई एक्सिस पे होता है जीनोम रीएसोसिएशन इन परसेंटेज। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा डीनेचुरेशन के बारे में, देन डीएनए हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के बारे में, एंड उसके बाद हमने देखा टीएम का फॉर्मूला जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंड देन हमने पढ़ा रीनेचुरेशन के बारे में। आई होप कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.